Once again, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now we will discuss the conditions for obtaining the well-defined and steady interference pattern. Right? कुछ छह कंडीशंस हैं, वो छह कंडीशंस देखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। पहली कंडीशन क्या है? टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब क्या? कोहेरेंट का मतलब है कि दो सोर्सेस का फेज कैसा होना चाहिए? फेज शुड बी सेम, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो फेज डिफरेंस ये कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। है ना? दोनों का फेज सेम होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर वो बढ़ रहा है तो कांस्टेंटली बढ़ना चाहिए, कम हो रहा है तो कांस्टेंटली कम होना चाहिए। दैट मींस फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट एंड फेज इज सेम। ठीक है? टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ठीक है? मोनोक्रोमेटिक मतलब, यस, मोनोक्रोमेटिक का मतलब इज should have the same wavelength। दोनों वेव्स जो स्लीट से आ रही है, दोनों की वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। है ना? वेवलेंथ सेम बोलो या फ्रीक्वेंसी भी हम बोल सकते हैं, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है? एंड थर्ड इज टू वेव्स मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड। है ना? एम्पलीट्यूड दोनों सिग्नल्स का कैसा होना चाहिए? इट शुड बी सेम। एम्पलीट्यूड शुड बी सेम। सेम होने के पीछे का रीजन क्या है? क्यों सेम रहना चाहिए? सो दैट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रूव किया था, जहां पे 0 to 4 टाइम्स I0 ये इंटेंसिटी वैरी करती है। अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होता है तो डार्क बैंड का एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो नहीं मिलेगा। है ना? सेम एम्पलीट्यूड रहेगा तभी दोनों एम्पलीट्यूड के बीच का डिफरेंस जीरो मिलेगा, अदरवाइज और एम्पलीट्यूड जीरो मतलब इंटेंसिटी जीरो। अगर वो वैरी कर रहा है एम्पलीट्यूड, है ना, एक का एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल 3 है, और दूसरे का 2 है, तो 3 माइनस 2 विल नॉट बी जीरो। है ना? तो एम्पलीट्यूड हमें मिलेगा डार्क बैंड के लिए भी विच इज नॉन जीरो इन दैट केस। फॉर दैट पर्पस द एम्पलीट्यूड शुड बी सेम। Then the fourth condition is what? That the distance between the small d should be very very less than capital D। मतलब क्या? The distance between the two slits from which the light waves are coming or interfering should be much smaller than that of the distance between the slit position and the screen position। मतलब capital D, small d should be very very small than capital D। That is, distance between the two slits is less than, should be very less than that of the distance between the screen and slit, or slit and screen। Two slits must be narrow। नैरो मतलब कैसे? छोटी होनी चाहिए। है ना? पिन होल्स, एकदम पिन होल्स होने चाहिए, सो दैट ओनली द लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स इट शुड गेट पास थ्रू इट एंड इट गेट्स इंटरफियर्ड विद द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम अनदर स्लिट। अगर ये ब्रॉड होती, ब्रॉड अगर रहती है तो क्या होगा कि बाकी सराउंडिंग में जो एटम्स है वहां से जो वेव्स ट्रैवल कर रही है वो भी उस ब्रॉड स्लिट में से ट्रैवल करेगी और हमारे एक्चुअल सिग्नल के साथ, एक्चुअल लाइट वेव के साथ इंटरफेरेंस परफॉर्म करेगी। और वैसा अगर हो जाता है तो स्क्रीन साइड में जो इंटरफेरेंस हमें मिलेगा इट विल लुक लाइक अ ब्लर्ड इंटरफेरेंस। है ना? जो इंटरफेरेंस रहेगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा, वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं रहेगा, इट विल बी ब्लर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। एंड द लास्ट इज टू वेव्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन मतलब क्या? तो अगर वर्टिकल एक डायरेक्शन में पोलराइज है, मतलब अगर पोलराइज लाइट का हम यूज कर रहे हैं तो वो जिस किसी भी डायरेक्शन में आ रही है तो वो दोनों स्लिट से आने वाले लाइट वेव्स कैसे होने चाहिए? वर्टिकल डायरेक्शन में ही आने चाहिए। अगर वो इंक्लाइंड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों का दोनों 45 डिग्री से ही आने चाहिए। 35 है तो 35 डिग्री से ही आनी चाहिए। है ना? अलग अलग एंगल में अगर रहेगा अगर पोलराइजेशन, सो दैट विल डेफिनेटली विल नॉट प्रोड्यूस अ स्टेडी एंड
well defined interference pattern. So these are what some conditions to produce proper interference pattern on the screen. बात क्लियर है सबको? सो वीडियो अगर समझ में आया, आई मीन कंसेप्ट अगर समझ में आया, कंडीशन समझ में आई, तो डेफिनेटली लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए. दिस विल आस्क यू फॉर 2 marks, राइट? थैंक यू.